हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। RO ARO 2021 एवं PCS 2021 के लिए सामान्य अध्ययन की हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका प्रैक्टिस सेट का आज हम 26वां क्लास करने वाले हैं। और यहाँ पर टॉप 25 जर्नल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन हैं वो कवर किए जाएंगे, जो कि आपके RO ARO एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? ए वारंगल, बी नागलपुर, सी उदयगिरी, डी चंद्रगिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी नागलपुर। चलिए अगला सवाल, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? ए कृष्णदेव राय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी हरिहर प्रथम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कृष्णदेव राय। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, कब आया था ये? ए देवराय प्रथम के राज्यकाल में, बी देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, सी कृष्णदेव राय के राज्यकाल में, डी वीर विजय के राज्यकाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है देवराय द्वितीय के कार्यकाल में, यानी कि सेकंड इसका जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निकोलो कोंटी कौन था? ए एक प्रसिद्ध चित्रकार, बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, सी एक पुर्तगाली यात्री, डी एक ईरानी यात्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी इटली का एक यात्री। ठीक है, और ये देवराय प्रथम के समय में आया था। तो ये भी याद रखिएगा, निकोली कोंटी कब आया था? देवराय प्रथम इसके टाइम पे आया था। चलिए अगला सवाल, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी पानीपत का दूसरा युद्ध, डी तालीकोटा का युद्ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, और जो तालीकोटा का युद्ध था ये 1565 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इनकी जो संयुक्त सेना थी उसने विजयनगर के साथ युद्ध किया था और उसको विजयनगर को पराजित किया था। तो ये जो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इनकी संयुक्त सेना थी वो जीत गई थी और विजयनगर को पराजित किया था। और विजयनगर का उस टाइम पे जो शासक था वो सदाशिव राय था। तो याद रखिएगा उस टाइम पे शासक कौन था? सदाशिव राय, जब तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। खानवा का युद्ध कब हुआ है और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको इनके आंसर पता है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ये स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए अहमदनगर, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा, डी हम्पी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी हम्पी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? उत्तरी कर्नाटक में है, उत्तरी कर्नाटक। ठीक है, तो उत्तरी कर्नाटक में है ये हम्पी। ठीक, और यहीं पे जो विरूपाक्ष का मंदिर है वो भी स्थित है, जो क्या था? विजयनगर काल में ही बना हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा कि विजयनगर का जो समय था उस टाइम पे विरूपाक्ष का मंदिर जो है वो भी यहीं पर स्थित है। ठीक, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? कौन सी नहीं है? ए इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बी सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, सी इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, डी मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है सी, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सी यहाँ पर करेक्ट है, मतलब कि ये इक्ता व्यवस्था में ऐसा सिस्टम नहीं था, सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। तो ये बात कहलाते हैं। बाकी जो ए बी और डी ये सही बात लिखी है कि इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, तो बिल्कुल थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, तो बिल्कुल है, इक्ता के बारे में हमें सियासतनामा से पता चलता है। और मुक्ति को इक्ता एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो ये बात भी सही है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इक्ता व्यवस्था थी ये किसने शुरू की थी? तो ये इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था इक्ता प्रणाली। ठीक है, और निज़ाम अल मुल्क की फारसी
जो पुस्तक है सियासतनामा, ये जो सियासतनामा लिखा है ये किसकी पुस्तक है? तो इनका नाम याद रखिएगा, निज़ाम उल मुल्क, निज़ाम अल मुल्क, इनकी पुस्तक थी ये सियासतनामा। ठीक है, तो इनकी पुस्तक जो सियासतनामा है, निज़ाम अल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा से हमें जानकारी मिलती है एकता के बारे में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और प्रारंभिक टाइम पे एकता व्यवस्था का जो विवरण है वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। चलिए अगला सवाल है, और एकता की व्यवस्था तो आपको बता ही दिया कि किसने की थी, इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तीसरा, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो इसमें करेक्ट क्या होगा? तो करेक्ट इसका जो है वो ये ए है। ठीक है, केवल एक सही है, बाकी ये दूसरा और तीसरा गलत है। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, तो ऐसा नहीं है, देसी संस्था नहीं थी ये। ठीक है, और तीसरा में दिया है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, तो दिल्ली की खिलजी सुल्तानों के उसमें नहीं आया है। ठीक है, अरब की मौलिक प्रणाली थी ये, क्या कहाँ गया दूसरा, जो देसी संस्था लिखा है तो देसी संस्था नहीं थी, बल्कि ये अरब की जो थी मौलिक प्रणाली थी। ठीक है, और इसका उद्भव ईरान में हुआ है। ठीक, और ये जो तीसरे में लिखा है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों ने, तो यहाँ पर ये खिलजी सुल्तानों ने नहीं, बल्कि मुग़ल काल में ये पद था मीर बख्शी का। ठीक है, तो मीर बख्शी का पद मुग़ल काल के शासनकाल में अस्तित्व में आया है, ना कि खिलजी के सुल्तानों में। तो ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, मीर बख्शी, और ये क्या था, सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था, सैन्य विभाग और मनसबदारों का प्रमुख हुआ करता था। ठीक, और सल्तनत काल में जो सैन्य प्रमुख था वो दीवान आरिस कहलाता था। तो याद रखिएगा, मीर बख्शी नहीं कहलाता था खिलजी सुल्तानों में, ये कहलाता दीवान आरिस। ठीक, तो नाम इनका भी याद रखिएगा, दीवान आरिस, दीवान आरिस। ठीक है, ये था, मीर बख्शी नहीं था, दीवान आरिस था सुल्तानों के टाइम पे, सल्तनत टाइम पे। ठीक है, और इस टाइम क्या था, इस टाइम पे जो था वो अभी आपको नाम क्या बताया, मुग़ल काल में मीर बख्शी था। ठीक है, मीर बख्शी मुग़ल काल में था। चलिए, तो यहाँ पे केवल एक करेक्ट आंसर है, पहला। चलिए अगला सवाल, और ये क्या थे, सैन्य प्रमुख थे। चलिए अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए, यानी कि बलबन। और बलबन जो है किस वंश का था? तो ये गुलाम वंश का था। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? ए दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, बी दीवान अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, सी दीवान खैरात फिरोज तुगलक, डी दीवान रियासत। तो ये बलबन। तो इसमें से जो करेक्ट नहीं है ये है डी, दीवान रियासत बलबन का नहीं था। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था। किसके टाइम पे था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही था ये भी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था, और ये बाजार नियंत्रण विभाग था, दीवान रियासत। तो ये भी याद रखिएगा, और ये तो सही है ही है, बाकी सारे सही हैं, तो यहाँ पे ये बलबन नहीं होगा। ठीक है, और जो पहला है दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ये क्या था, ये राजस्व विभाग से संबंधित था। ठीक, और जो इसका चौथा है दीवान रियासत, ये बाजार नियंत्रण था। और दूसरे नंबर पे जो दिया है बी, दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये क्या था, ये कृषि विभाग से संबंधित था, अमीर कोही। और दीवान खैरात, ये क्या था, तो ये दान विभाग। खैरात से आप समझते हैं किसी को खैरात में कुछ दे देना या मिल जाना, मतलब दान विभाग। ठीक है, फ्री में मिल जाना। तो ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे था। ठीक, चलिए अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें दीवान अर्ज, दीवान रिसालत, दीवान इंसा, दीवान वजारत, और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका डी करेक्ट होगा, 4, 1, 2, 3। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? 4, 1, 2, 3। पहले का 4 है यहाँ पर। दीवान अर्ज क्या है? सेना विभाग से संबंधित था। ठीक है, दीवान अर्ज क्या था? सेना विभाग से संबंधित था। दीवान रिसालत ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। ठीक, और फिर दिया है दीवान इंसा, तो ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। और लास्ट में दिया है दीवान वजारत, तो ये
वित्तीय मामलात से संबंधित था। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर कर लगाने को इंगित करता है? कौन बताता है? एक खराज, बी खुस्म, तीसरा उस्र, चौथा मुक्तई। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी यहाँ कोट दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर जो है ये है डी, मतलब पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा यहाँ पर नहीं होगा। पहला, तीसरा और चौथा ये भूमि उत्पाद पर कर लगाने के बारे में बताते हैं। खराज भी भूमि उत्पाद कर है, ये उस्र भी है और मुक्तई भी है, लेकिन खुम्स जो है वो नहीं है। खुम्स क्या होता था? तो खुम्स जो है लूट का धन होता था। लूट का धन जो कहाँ से आता था? जो युद्ध में शत्रु जनता थी, दूसरी तरफ वाली सेना थी, और उनकी जो जनता थी उससे जो लूटते थे और उससे जो प्राप्त होता था, तो वो जो धन था उसको खुस्म बोलते थे। ठीक है, खुम्स बोलते थे। और इसका जो 4/5 भाग था, इसका खुम्स का जो लूट के लाते थे उसका जो 4/5 भाग था, ये सैनिकों में बांट दिया जाता था। भाई आपने लूटा, इतनी मेहनत से लूटा, चलिए ऐश करिए, आप लोग रखिए 4/5 और 1/5 भाग राजस्व में जमा कर दीजिए। तो 4/5 सैनिकों को दे देते थे और 1/5 इस खुम्स का राजस्व में जमा हो जाता था कि भाई राजा के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। ठीक, और बाकी सैनिकों को खुश करने के लिए 4/5 दे देते थे, क्योंकि सैनिक ज़्यादा होते थे तो बांट दिया जाता था सभी में। ठीक है, लेकिन भाई साहब आए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हें लगा यार लूटा हमारी सेना ने है, तो सेना को तो हम पैसे देते रहते हैं लूटने और ये सब युद्ध लड़ने के, तो अब इनको क्यों बांटें? तो इन्होंने बोला कि राजकोष में 4/5 जमा करो। ये सिस्टम नहीं चलेगा अब। तो 4/5 जो है इन्होंने राजकोष में जमा करवाना चालू कर दिया, और 1/5 जो है वो बोले ठीक है सैनिकों में बांटेंगे, कुछ बांटेंगे जिससे सैनिक भी नाराज़ ना हो जाए। तो 1/5 सैनिकों में बांटने लगा और 4/5 खुद रखने लगा। उल्टा कर लिया इन दोनों ने, बड़े ही महान राजा थे। चलिए अगला सवाल, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? ए चौधरी, बी रावत, सी मलिक, डी पटवारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए चौधरी। ठीक है, ये भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी हुआ करता था। चलिए अगला सवाल है, सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर किस चीज़ पर लगाया जाता था? ए व्यापार पर, बी सिंचाई पर, सी गैर मुसलमानों पर, डी उद्योग पर। तो ये जो सर्व कर था ये क्या था? सिंचाई पर लगाया जाता। ठीक है, सिंचाई पर लगाया जाता था और ये 1/10 होता था। 1/10 मतलब कि 10% ये रहता था सिंचाई कर, जिसका नाम क्या था? सर्व। और फिरोज शाह तुगलक ने ये चालू किया था, उसी के टाइम पे था। और 4 जो और कर थे वो लगाए गए थे, जैसे कि खराज था, जजिया था, खुम्स था, ज़कात था, ये लगाए गए थे। लेकिन धर्म में उसके इस्लाम में ये सारी चीज़ें बताई थी कि 3-4 कर ही लगाएं, लेकिन उसने परामर्श लिया और फिर एक जो सिंचाई करता वो भी लगाई दिया जनता पे, चलो जनता थोड़ा और चुस जाओ। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक ने एक और कर लगा दिया, 5 कर हो गए थे। चलिए अगला सवाल है, हदीस है एक, हदीस क्या है? ए इस्लामिक कानून, बी बंदोबस्त कानून, सी सल्तनत कालीन कर, डी मनसबदार, ई इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? तो ये है इस्लामिक कानून। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस्लामिक कानून। कुरान के बाद दूसरा जो स्रोत है वो हदीस ही है, और हदीस और कुरान दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो इस्लाम धर्म जो है वो उसकी अच्छे से पूरी व्याख्या होती है। तो सबसे पहला नंबर कुरान है और दूसरे में हदीस है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो किसने चलाया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इल्तुतमिश। ठीक, चलिए अगला सवाल, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है खिलजी। ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अला से समझ सकते हैं अलाउद्दीन। ठीक है, और घोड़े के नाल के आकार का इसका जो मेहराब था, मेहराब द्वार जो दरवाज़ा होता है, मेन दरवाज़ा, उसमें जो आकृति बनाई जाती है गोल गोलदार, तो वो घोड़े के नाल के आकार की, नाल क्या होता है? घोड़े की जो पैरों में लगाई जाती है वो, तो उसके आकार का जो प्रवेश द्वार था, मेहराब द्वार, वो बनवाया था। ठीक है, और ये जो आपका अलाई दरवाज़ा है ये कुतुब मीनार के पास बनवाया गया। तो ये भी याद रखिए कि पहली बार जो है वो यही यूज़ हुआ है। चलिए अगला सवाल, घोड़े के नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई, कब लाई गई?
ए इल्तुतमिश के मकबरे में, बी गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, सी अलाई दरवाज़ा में, डी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में। तो आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि अलाई दरवाज़ा में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाई दरवाज़ा। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। ए हुमायूं का मकबरा, बी बलबन का मकबरा, सी ऐबक का मकबरा, डी अलाउद्दीन का मकबरा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है बी बलबन का मकबरा। ठीक है, बी बलबन का मकबरा। ये क्या है, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है और दिल्ली के राय पिथौरा के पास स्वयं का मकबरा बनवाया भाई साहब ने। ठीक है, कौन बनवाता है स्वयं का। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ए अजमेर, कुव्वत उल इस्लाम, जौनपुर, अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, डी गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है ए दिल्ली, सॉरी ए यहाँ पर हो जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम जो है ये अजमेर में नहीं है बल्कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए बाकी सब सही है। यहाँ पे जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है, और ये जो है कुव्वत अल इस्लाम दिल्ली में है। चलिए अगला सवाल, सुमेलित कीजिए वस्तु शैली संबंध राजवंश किस राजवंश से। ए मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, बी अष्टभुजी मकबरों का उदय, सी स्तंभों में बोधि गई का प्रयोग, डी झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल द्वार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर है ए। ए यहाँ पर करेक्ट है, 3 4 2 1 ये करेक्ट हो जाएगा। पहले का हो जाएगा 3, पहले का क्या हो जाएगा 3, यानी कि मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर जो है खिलजी वंश से संबंधित है। अष्टभुजीय मकबरों का उदय जो है वो तुगलक वंश से संबंधित है, तो दूसरे का हो जाएगा 4। अगला दिया है सॉरी आगे देखिए सी, इसमें दिया है स्तंभों बोधिगई का प्रयोग, ये है विजयनगर, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हो जाएगा। और चौथा दिया हुआ है झुकी हुई दीवार के साथ विशाल मुख्य द्वार, तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा शर्की। ठीक, चलिए अगला सवाल, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है। ए हसन निज़ामी, बी मिनहाज उस सिराज, सी अलबरूनी, डी शम्स ए सिराज अफीफ। तो करेक्ट आंसर जो है ये है अलबरूनी, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किताब उल हिंद की रचना किसने की है, अलबरूनी ने की है। ठीक है, और जो अलबरूनी है इनका वास्तविक नाम क्या है, अल रेहान। इनका जो करेक्ट मतलब कि बचपन का कहें या वास्तविक नाम कहें, ये अल रेहान है। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलबरूनी का पूरा नाम क्या है या वास्तविक नाम क्या है, तो अल रेहान है। ठीक है, और जो इनकी ये पुस्तक है किताब उल हिंद, ठीक है, इसको तहकीक हिंद भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, तहकीक हिंद भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कोई अलग नहीं है बल्कि किताब उल हिंद यही है, इसको तहकीक हिंद भी बोलते हैं, यही इसका दूसरा नाम भी है। ठीक, चलिए और अगला सवाल, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। ए आगरा में, बी बाराबंकी में, सी एटा में, डी एटावा में। तो करेक्ट आंसर जो है ये है सी एटा। एटा के पास पटियाली है स्थानिक, वहाँ पर पटियाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और 1253 में हुआ था, वर्तमान में कासगंज के पास है। ठीक है, तो 1253 में हुआ था, कहीं कहीं पे आपको 1252 भी मिल जाएगा, तो 52-53 दोनों यहाँ पर करेक्ट माना जाता है, और जो भी ऑप्शन में मिल जाए तो वो करेक्ट होगा, और ज़्यादातर जो है 53 को ही माना जाता है। ठीक है, चलिए, और ख़ुद को इन्होंने क्या बोला था, तूतीय हिंद भी बोला था। ठीक, तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता ऐसे करके। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ए अमीर खुसरो, बी शेख निज़ामुद्दीन औलिया, सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है अमीर खुसरो एवं शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये जो अमीर खुसरो है और शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इन दोनों ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, दोनों महान थे। ठीक है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। चलिए अगला सवाल, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था। ए नवाब आसिफउद्दौला, बी गयासुद्दीन बलबन, सी मोहम्मद शाह रंगीला, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अमीर खुसरो किससे संबंधित था, तो ये बी यानी कि गयासुद्दीन बलबन के उससे शासनकाल से संबंधित था। और पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि 7 जो राजा थे उनके उसमें रहा ही, तो बलबन के में रहा है,
कैकुबाद के में रहा है, जलालुद्दीन खिलजी में रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल भी देखा है, मुबारक शाह का भी देखा है, गयासुद्दीन तुगलक का देखा है और मोहम्मद बिन तुगलक का देखा हुआ है। तो इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये 7 जो हैं इनका शासनकाल इसने देखा है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।